jungle. करना चाहूंगी सीमा शर्मा मंजरी जी को। और अब जैसा कि सब समय ले रहे हैं तो संचालक के लिए क्या बात देता हम दे देते हैं। जैसा आपने कहा कि जो है देश के अंदर जिस तरह का माहौल हो रहा है उसी बात को आगे बढ़ाते हुए इनके ले रहे हैं उन्हीं के बात का जवाब देते हुए सीमा जी को आवाज दूंगी कि पश्चिम की रातें अपना ली सूर्य नमन को भूल गए। पश्चिम की रातें अपना ली सूर्य नमन को भूल गए, खान पान से हुए पाशविक सदरक्षण को भूल गए, गीता के उपदेश भुलाकर रटते ज्ञान विदेशों का, और ट्विंकल ट्विंकल याद इन्हें पर जनगण मन आइए सीमा शर्मा मंजरी की मेरठ से आती है, बहुत सुंदर गाती है और आध्यात्मिक गीतों का हमारे पास एक खजाना है और आपके समक्ष इनको रखते हुए मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। सीमा जी आए और काव्य बात करें। स्वागत है। कर्तव्य से का स्वागत है। स्वागत है। मंच को नमन करते हुए आप सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ। आज जो मैं रचना आपके सामने लेके आई हूँ उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगी। पहले बताइए मैडम। मेरी रचना का नाम है कंक्रीट का जंगल। ये मेरी रचना नहीं है, मैं ये कहूंगी मेरे सामने आई हुई वो घटनाएं हैं। मैं मेरठ गांव की रहने वाली हूँ, ग्रामीण महिला हूँ। वहाँ पे सत्यताओं को मैंने देखते हुए इस रचना को बनाया है। स्वागत है जी, तालियां नहीं चाहूंगी आपसे मैं, लेकिन चाहूंगी कि मेरी रचना को आप सुने। एक दोहा रचना के। कलयुग की शुरुआत है, कलयुग की शुरुआत है, ये कंक्रीट के जंगल गांव से जो प्रस्थान करे, कैसे हो फिर मंगल, क्या बात है, क्या बात है। कैसे हो फिर मंगल। कैसे हो सुनिएगा। ईंट पत्थर के शहर में, ईंट पत्थर के शहर में आशियाना बना लिया। ईंट पत्थर के शहर में आशियाना बना लिया, रहते थे अपनों के साथ। कितने बड़े बड़े कुंबे होते थे पहले, सब परिवार एक साथ रहते थे, रहते थे अपनों के साथ। अब गैरों को अपना लिया, ईंट पत्थर के शहर में आशियाना बना लिया। आशियाना बना लिया। चले थे खुद को खोजने हम, चले थे खुद को खोजने हम, चले थे खुद को खोजने हम, पर अपनों को ही गवा दिया। ईंट पत्थर के शहर में आशियाना बना लिया। देख शहर की चकाचौंध को, देख शहर की चकाचौंध को, सभ्यता अपनी को तूने भुला दिया। ईंट पत्थर के शहर में आशियाना बना लिया। वेश भी बदला परिवेश भी, वेश भी बदला परिवेश भी, रूप अनोखा तूने अपना बना लिया। रूप अनोखा तूने अपना बना लिया। ईंट पत्थर के शहर
अमर हो जाते हैं। मातृभूमि पर शीश नवाकर सदा अमर हो जाते हैं। ऐसे हैं मेरे देश के सैनिक, ऐसे हैं मेरे देश के सैनिक जो भारत भूमि पर शीश झुकाते हैं। ऐसे हैं मेरे देश के सैनिक जो भारत भूमि पर शीश झुकाते हैं। मानव होकर मानव के काम आ जाते हैं, मानव होकर मानव के काम आ जाते हैं। वही तो सच्चा मानव है। बहुत सुंदर। शुक्रिया। धन्य है माँ ऐसी जिनके लाल है ऐसे, धन्य है वो माँ जिसके लाल है ऐसे। कोटि कोटि नमन है करते जो हमारी सरहद के रखवाले हैं। कोटि कोटि नमन है करते जो सरहद के हमारे रखवाले हैं। ऐसी मानवता के रखवाले मेरे सरहद पर रहने वाले मेरे प्यारे भाई हैं। मानवता है जिसके दिल में वही तो सच्चा मानव है। मानवता है जिसके दिल में वही तो सच्चा मानव है। इससे कुछ सीख सकें और अपना सकें तो शायद आधा राम राज्य तो हमें वैसे ही मिल जाएगा, हमें उसकी समस्या नहीं होगी। और 4 पंक्तियां, मैं मूल रूप से गीत गजल लिखता हूँ तो 4 पंक्तियां हिंदुस्तान को अर्पित करता हूँ कि हमें है नाज जय भारत जय हिंदुस्तान बोलेंगे। हमें है नाज जय भारत जय हिंदुस्तान बोलेंगे। हमारा मुल्क है दुनिया में अजीमुल शान बोलेंगे। और क्यों है यहाँ है राम हजरत बल और गंगा और अमृतसर, हम सबको प्यार से रखते हैं। यहाँ है राम हजरत बल और गंगा और अमृतसर, है नानक सूर तुलसी और है रसखान बोलेंगे। कृष्ण को याद किया था रसखान में, रसखान बोलेंगे। और उसूलों संस्कारों की हजारों साल की नेमत, उसूलों संस्कारों की हजारों साल की नेमत बनाया हमको इस तहजीब ने इंसान बोलेंगे। बनाया हमको इस तहजीब ने इंसान बोलेंगे। पूरी दुनिया जानती है कि जहाँ भारत के लोग होते हैं वहाँ इंसानियत सबसे ज्यादा होती है। और हजारों जन्म लेने पर नसीब होता है ये रुतबा कि भारतीय होना होता नहीं आसान बोलेंगे। इसी आबो हवा में जिंदगी जी अजनबी हमने, इसी आबो हवा में जिंदगी जी अजनबी हमने। ये धरती है हमारी माँ हम बाईमान बोलेंगे। ये धरती है हमारी माँ हम बाईमान बोलेंगे। हमारा चामुंडी के मंच पर दोबारा जागृत किया जाए। तालियों की आवाज देना चाहूंगी आदरणीय रजनीकांत तिवारी जी को, वो आए और काव्य पाठ करें। और आप सीधे सीधे मैं अपने गुरुजनों को, अपने मार्गदर्शकों को प्रणाम करता हूं। मंच पर आसीन सभी प्रबुद्ध जन और साहित्यकार इन्हें नमन करता हूं। इस धरती माँ को नमन करता हूं जिसके लिए, जिसकी आन बान शान के लिए हम सब अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। और बहुत कुछ ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया। तो मैंने कहा अंदर की वेदना बहुत उग्र थी और उत्सुकता भी बहुत थी कि किसे कहूँ मैं अपनी बात। गाड़ी में आ रहे थे, सर भी व्यस्त थे। मैंने कहा उस समय कहूँगा तो मानेंगे नहीं, तो मैंने कहा चलो उपाध्याय जी मिलेंगे, ये प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, इन्हें ही के सामने कहूँगा तो ये हमारी बात मान लेंगे। क्योंकि तो एक तो मोदी जी मन की बात करते हैं और मैं एक मन की कविता सुनाता हूँ। हम भी दोनों हैं देश में। वो भी अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, मैं भी अपनी माँ को बहुत प्यार करता हूँ। तो मैं एक पत्रकार हूँ, तो मैं मोदी जी से अड़ गया कि मैं आपका इंटरव्यू लेकर के ही रहूंगा क्योंकि आप किसी से कोई बात नहीं करते। तो उन्होंने कहा भाई ऐसी क्या बात होगी कि आप हमारा साक्षात्कार करेंगे। तो मैंने कहा ऐसा कुछ आप में है जो कि आप जहां भी जाते हैं लोग आपका वाह 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 करने लगते हैं। मैं भी चाहता हूं कि देश का नहीं विश्व का जाना माना पत्रकार बनूं। तो बोले बस इतनी सी बात है। मैं आपको 2 मंत्र बताता हूं जिसकी वजह से आज मैं यहां पहुंचा हूं और आप भी पहुंच जाएंगे। यकीन मानिए, आप अपनी जिद छोड़िए। और आप तो बहुत प्रखर और जुझारू पत्रकार हैं और मुझे विश्वास है कि आप अगर पीछे पड़ जाएंगे तो मुझे कहीं ना कहीं घेर लेंगे। लेकिन मैं वो राज बताता हूं जिसकी वजह से मैं आज यहां तक पहुंचा हूं। पहली बात कि मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री बना तो उसके लिए पहला मंत्र मुझे काम आया, वो है तालियां। आप लोग बात करके बैठे हैं, तो तालियों ने उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया।
और रजनीकांत जी, आपको बताऊं कि आप तो बहुत ही तेज तरार पत्रकार है। मैं आपसे भयभीत तो नहीं हूं, लेकिन मैं डरता हूं अंदर से कि कहीं आप मुझे कहीं घेर लेंगे। मैं सबसे मूल मंत्र बताता हूं जो मुझे प्रधानमंत्री बनाया इस देश का, और वो थी गालियां। खड़े होकर के कई ऐसा प्रधानमंत्री जो कि कहते हैं कि मुझे 2.5 किलो गालियां रोज खाने के लिए मिलती है। आप लोग तालियां बजाएंगे या गालियां देंगे, ये आप तय करिए। और उससे पहले अभी तक देखिए तालियां मिलेगी, बोलिए से पीछे से आगे योगा भी है। तो मैं आग्रह करूंगा कि उपाध्याय जी हमारी बात जो है जरूर कहेंगे कि आपको अपनी बातें बताई गई है, और आज नहीं तो कल मोदी जी का इंटरव्यू मैं करूंगा, यकीन मानिएगा। जी बहुत सही। कौशिक जी हमारे बीच में है, हमारे पत्रकार साथी हैं, राजेश जी, हमारे गायत्री जी हैं जो कि नेशनल थॉट्स मीडिया की कतरधरता है, देखती हैं, और भी हमारे बहुत से प्रबुद्ध साथी श्री देवालय संघ के माध्यम से जो आज का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया, संदेश फाउंडेशन जो कि हेल्थ को लेकर, नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर पूरे देश में एक अलग जगह है, और संस्कार और संस्कृति के लिए श्री देवालय संघ लोगों के बीच में एक मंथन कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचने का प्रयास कर रहा है, और ये निरंतर चलता रहेगा। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं बहुत कुछ लिखता हूँ, लेकिन गद्य में कभी कभी कवियों के बीच में जब सोहबत मिलती थी तो लिख लेता था, और मैं वो कुछ लाइनें आप लोगों को सुनाऊंगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा। जैसा कि उपाध्याय जी पहले ही अपने वक्तव्य में कहा कि जो दर्द समाज का और जो देश के बारे में राष्ट्र चिंतन करे वो वास्तविक कवि है। और अभी अपनी कविता के माध्यम से, जैसा कि नंद किशोर कुमार झा जी ने बताया कि किस तरह से हमें कवि की अपनी एक परंपरा और अपनी एक गरिमा होनी चाहिए, तो ये समझ लीजिए कि जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वो कविता ही है, इसे आपको महसूस करना है। और सबसे पहले मैं माँ सरस्वती को ध्यान में रखते हुए एक वंदना करते हुए 4 लाइन की हमारे मुक्तक है कि ध्यान आठो याम धरो चरणों में तेरे मातु, जीवन को ज्ञानमय कर दे मां शारदे। वाणी में मधुर लय शब्द शब्द स्वरमय, हृदय उमंगमय कर दे मां शारदे। कि वीणा की मधुरता न झंकृत हो पूर्व मध्य, जीवन को रस खान कर दे मां शारदे। और चरणों में शीश धर मांगू मैं आशीष वर, कि चरणों में शीश धर मांगू मैं आशीष वर, अंधकार का विनाश कर दे मां शारदे। एक छोटी सी गजल आप सभी लोगों के सामने रखता हूँ। दर्द जिगर में होता है पर मस्त नजारा लगता है। दर्द जिगर में होता है पर मस्त नजारा लगता है। पता नहीं क्यों शख्स वो मुझको इतना प्यारा लगता है। दर्द जिगर में मुखड़ा उसका बड़ा सुहाना, हर पल उसको
याद करूं प्यार से प्यारा वो दिलकश जीने का सहारा लगता है। प्यार से प्यारा वो दिलकश जीने का सहारा लगता है। पता नहीं क्यों शख्स वो मुझको इतना प्यारा लगता है। दर्द जिगर में है शब में वही है, शाम में वो ही शहर में है। वो है शब में वही है, शाम में वो ही शहर में है। वही तो कोहसारों में, वही सहरा शजर में है। वही तो कोहसारों में, वही सहरा शजर में है। तेरे दीदार की हसरत नहीं मेरी नज़र को है। तेरे दीदार की हसरत नहीं मेरी नज़र को है। तेरी पहली नज़र ही अब तलक मेरी नज़र में है। तेरी पहली नज़र ही अब तलक मेरी नज़र में है। तेरी पहली नज़र ही अब तलक मेरी नज़र में है। वही तो कोहसारों में, वही सहरा शजर में है। जी जी ना ना मैं कविता पटेल यूपी बट प्रेजेंट टाइम लिविंग मुंबई। मैं कुछ कविताएं अपनी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो कि बूढ़ी माँ पे मैंने लिखा है। ओ बूढ़ी माँ सड़क पर मैं बूढ़ी माँ को मैंने सड़क पे रोते देखा, आंखों में उनके टूटे सपने को देखा। बूढ़ी माँ को सड़क पे मैंने रोते देखा, उनके टूटे सपने को देखा। भूख से उन्हें तड़पते देखा, भूख से उन्हें तड़पते देखा। लोगों से रोटी मांगते देखा। ना था कोई सहारा उनका, ना था कोई सहारा उनका। बुढ़ापे में महसूस करते हुए देखा। रात में नींदों से लड़ते देखा, मैंने ठंड से कांपते हुए देखा। नींदों से लड़ते हुए देखा, मैंने उन्हें ठंड से कांपते हुए देखा।
सारी उम्र खर्च कर दी जिन बच्चों पर, सारी उम्र खर्च कर दी जिन बच्चों पर, उस माँ को मैंने तड़पते हुए देखा, उस माँ को मैंने तड़पते हुए देखा। स्वरचित मैं एक कृष्ण भजन आप लोगों को सुना रही हूँ। इस प्रकार है। मैं नारी गौर वर्ण सैया है, श्याम वर्ण छवि नैनन बसाई, आंजन लगाई। मैं नारी गौर वर्ण सैया है, श्याम वर्ण छवि नैनन बसाई, आंजन लगाई। मैं तो चलिया मुना तिर पनिया भरन को, मैं तो चली यमुना तिर पनिया भरन को, मैं तो चली यमुना तिर पनिया भरन को। कंकड़ से फोड़े मटकी, कंकड़ से फोड़े मटकी, चोली भिजाई। मैं नारी गौर वर्ण सैया है, श्याम वर्ण छवि नैनन बसाई, आंजन लगाई। मैं नारी गौर वर्ण चोली है जीनी जीनी, चोली है जीनी जीनी, चोली है जीनी जीनी, कोमल काया कांपे। पट सब हरिली ने, पट सब हरिली ने, कैसन हर जाई। मैं नारी गौर वर्ण सैया है, श्याम वर्ण छवि नैनन बसाई, आंजन लगाई। मैं नारी गौर वर्ण अधर पर बंसी धरे, अधर पर बंसी धरे, अधर पर बंसी धरे, गाए राग सुगराई। ऐसो मृदु तान छेड़ो, ऐसो मृदु तान छेड़ो, हृदय हर साई। मैं नारी गौर वर्ण सैया है, श्याम वर्ण छवि नैनन बसाई, छवि नैनन बसाई, आंजन लगाई। मैं नारी गौर वर्ण, मैं नारी गौर वर्ण। जी मुहूर्त है। जी 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 पले 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 हाँ हाँ ना मंदिर में सजी जैसे मूरत है तू, मंदिर में सजी जैसे मूरत है तू, तेरी क्या तारीफ करूं इतनी खूबसूरत है तू। मंदिर में सजी जैसे मूरत है तू, तेरी क्या तारीफ करूं इतनी खूबसूरत है तू। बनाया है उस खुदा ने तुझे मेरे लिए, बनाया है उस खुदा ने तुझे मेरे लिए, जैसे मेरी झोली में कोहिनूर का हीरा है तू। मंदिर में सजी जैसे मूरत है तू, तेरी क्या तारीफ करूं इतनी खूबसूरत है तू। खबर ना थी इतनी खुशियाँ मिल जाएंगी तुझे पाकर, खबर ना थी इतनी खुशियाँ मिल जाएंगी तुझे पाकर, मेरी दुआओं का वो असर है तू। मंदिर में सजी जैसे मूरत है तू, तेरी क्या तारीफ करूं इतनी खूबसूरत है तू। ख्वाबों में जिसे देखा था कभी, ख्वाबों में जिसे देखा था कभी, वो मेरे सपनों की हकीकत है तू। मंदिर में सजी मूरत है तू, तेरी क्या तारीफ करूं इतनी खूबसूरत है तू। ना आरज़ू थी मुझे किसी और की, ना आरज़ू थी मुझे किसी और की, तू मेरी ज़िंदगी में वो बहार बन के आ गया। ना आरज़ू थी मुझे किसी और की, तू मेरी ज़िंदगी में वो बहार बन के आ गया। मंदिर में सजी जैसे मूरत है तू, तेरी क्या तारीफ करूं इतनी खूबसूरत है तू। शुक्रिया। अनुशासन के कोई टिप्स जिससे समाज को बदला जा सके। देखिए, अनुशासन के सबसे बेहतरीन टिप्स हैं भगवान के द्वारा यूनिवर्स में बनाए गए बायोलॉजिकल क्लॉक। हम सभी, चाहे नवयुवक हो, युवती हो, सीनियर सिटीजन हो, बच्चे हो, हम उस भगवान के द्वारा रचित बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करें। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होता है? सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना और रात को जल्दी सो जाना। इस अगर
जो घड़ी है भगवान के द्वारा बनाया गया उसको हम फॉलो करते हैं, तो 12 बजे रात के बाद हमारा इस तरह की घटनाएं जो होती है, जो हम अनावश्यक रूप से घर से बाहर जाते हैं और बेबरापन या हम अपने आपा खोकर अपने अभिमान में अपने सोशल स्टेटस सिंबल दिखाने के लिए जो रात को निकल के अपना प्रदर्शन करते हैं और उसके बाद घटना होते हैं तो हम समाज को दोषी ठहराते हैं। तो उस दर्पण में हमें अपने खुद को भी देखना चाहिए कि क्या भगवान के द्वारा जो नियम बनाए गए, बायोलॉजिकल क्लॉक बनाए गए हमारे बॉडी ऑर्गन के हिसाब से, क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर हम नहीं फॉलो कर रहे हैं तो उसका दुष्परिणाम आना स्वाभाविक होता है। सर, ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुई है इस तरह के, जबकि आबकारी विभाग इतने उदार है कि एक पर एक फ्री कर रहे हैं। इससे कौन सी प्रवृत्ति का विकास होगा? देखिए, इससे राक्षसी प्रवृत्ति का विकास हो रहा है और निरंतर बढ़ता जा रहा है, और जितनी घटनाएं आप हमसे डिस्कस कर रहे हैं वो सारे राक्षसी प्रवृत्ति का ही परिणति है। इसके रोकथाम का क्या उपाय है? इसका रोकथाम का उपाय है अपने संस्कृति से जुड़े, अपनी परंपरा, और जैसा मैंने कहा कि बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करें। जब हम बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करते हैं तो हमारा मनः स्थिति, हमारी साइकोलॉजिकल स्थिति और हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल में रहता है। तो जो अनवांछित वर्क हैं, जो राक्षसी प्रवृत्ति की ओर हमें प्रेरित करती हैं, उससे हम बच जाते हैं। सर, अगर बात करें अगले प्रोग्राम की या आगामी कार्यक्रमों की, तो क्या होगा प्लानिंग आपका अगला? जी, अगले महीने हम फिर मंथन 4 करने जा रहे हैं, जिसका समय और तिथि बहुत जल्दी निश्चित की जाएगी और घोषित कर दी जाएगी। और मार्च में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं, जिसका जो अंतिम रूपरेखा दी जा रही है, और जैसी फैसला की जाएगी तो आप लोगों को सूचित किया जाएगा। जी, तीसरा मंथन से कौन सा रत्न हासिल हुआ है? कवि रत्न। जी, किस रूप में? हम जिस उद्देश्य को लेके भारतवर्ष में आगे बढ़ रहे हैं, उसमें साहित्य को और कविता को समाज का दर्पण कहा जाता है। तो उस काव्यशाला से आज हमने बहुत सारे रत्न पाए हैं जो समाज को परिवर्तित करने में हमारे लिए अहम भूमिका निभाएंगे। यो अगर बात करें हम समाज परिवर्तन और समाज दर्पण की बात करें, और सड़क पर हमारी बेटियां घसीटी जा रही हैं, कब तक? ये बहुत जल्दी खत्म होगा, लेकिन खत्म ये ऐसे नहीं होगा। इसके लिए जैसा हमने कहा कि समाज में परिवर्तन का अर्थ होता है सतत प्रयास। सतत प्रयास आज के जो नवयुवक हैं, आपके जो नवयुवती हैं, उनसे मैं आह्वान करता हूं कि अपने आप को सांस्कृतिक रूप से शक्तिशाली बनाएं और अपने आप को अनुशासित करें, तो ये चीज़ें खत्म करना बहुत आसान हो जाएगा।